नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहार हर घर में खुशियां ही लेकर आते हैं। बाजारों में डिस्काउंट्स की भरमार हो जाती है। कपड़े, बर्तन, यहाँ तक कि कारें और घर भी लोग त्योहार में ही खरीदना पसंद करते हैं। तो मनी गुरु फेस्टिवल पोर्टफोलियो स्पेशल में आज हम आपकी त्योहार की खुशियों को दुगना कर देंगे। कुछ ऐसे फंड्स और उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आपको हर त्योहार में मिलेगा शुभ लाभ। अगर आपने अब तक निवेश शुरू नहीं किया तो कोई बात नहीं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलने जा रहा है। तो आज हम बनाएंगे आपका फेस्टिवल पोर्टफोलियो। हमारे साथ जुड़े हैं जाने माने फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्षवर्धन, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे मनी गुरु फेस्टिवल पोर्टफोलियो स्पेशल में। सबसे पहले फेस्टिवल का टाइम है, डेफिनेटली हर कोई खरीदारी में बहुत ज्यादा बिजी होगा, लेकिन शायद इस बात को मिस कर जाते हैं लोग कि आखिरकार क्या उनका पोर्टफोलियो भी फेस्टिवल के हिसाब से ही शुभ लाभ देने वाला है कि नहीं है। तो आखिरकार अगर हम फेस्टिवल पोर्टफोलियो की बात करें तो कैसा हो एक फेस्टिवल पोर्टफोलियो? वेल स्वाति, आपने सही परखा कि अगर हम एक इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या हमारा पोर्टफोलियो वही देता है जो हम चाहते हैं। हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि हम इन्वेस्टर्स जो हैं वो पूछते हैं कि कौन सी स्कीम बहुत अच्छी है। तो ये जो सवाल होता है वो एक्चुअली इन्वेस्टर के लिए बहुत हानिकारक होता है। कारण ये है, हो सकता है कि कोई स्कीम बहुत अच्छी होती है और मार्केट में ऐसी आपको कई स्कीम्स मिल जाएंगी जो बहुत अच्छी होती है। अब ये बहुत अच्छी का परिभाषा क्या है? वो ये है कि मेरे लिए कौन सी अच्छी है, मेरे पोर्टफोलियो के लिए जो सूट करती है वो उसमें से कौन सी अच्छी स्कीम है। एक उदाहरण देता हूँ जिससे समझना शायद आसान हो जाए। हम अभी खरीदारी करने जाते हैं, मान लीजिए आप आपको एक टेलीविजन के सेट खरीदना है और आप एक किसी से पूछते हैं कि सबसे बेस्ट चीज कौन सी आज की तारीख में बिक रही है। जरूरी नहीं है वो टेलीविजन हो सकता है कि कोई आपको कहे कि ये पर्टिकुलर गाड़ी है वो बहुत अच्छी है। सो क्वेश्चन ये होता है कि आपको क्या चाहिए, उस हिसाब से आपको क्या चीज आपके लिए अच्छी है। तो जब हम पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, हम इसे एक स्टेप बाय स्टेप लेते हैं। जब हम उसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम आज तक गलती कहाँ करते आए हैं। तो पहला स्टेप जो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का है वो ये है कि हमारे पास अगर मान लीजिए हमारे पास 1 लाख रुपए हैं। अब ये सवाल उठता है कि मैं ये पोर्टफोलियो में कैसे बनाऊं। सो पहला क्वेश्चन आता है कि हम ये 1 लाख रुपए से कितना हम इक्विटीज में जमा करेंगे, कितना डेट में करेंगे, कितना हमें प्रेशियस मेटल्स चाहिए, गोल्ड चाहिए, या कितना हम रियल एस्टेट में लगाते हैं। ऐसे करके आपको अलग अलग एसेट क्लास में अपने पैसे डिवाइड कर देने हैं। सो मान लीजिए हम ये समझते हैं कि आपका 60% पोर्टफोलियो जो है, जो 60,000 रुपीज़ है, हम मानते हैं कि उसे आना चाहिए आपके इक्विटीज़ में। अब इक्विटीज़ के अंदर आपको सब डिविजन करना होगा कि आप वो ये 60,000 जो है वो कैसे डिवाइड करेंगे। आपको कितने पैसे लार्ज कैप में लगाने हैं, कितने मिड एंड स्मॉल कैप में लगाने हैं। तो इस तरह से आप उसे सब डिविजन करेंगे। उसी प्रकार बाकी का पैसा अगर आप डेट में लगाते हैं, डेट में भी 2 तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो आपको फिक्स्ड रिटर्न देता है। फिक्स डिपॉजिट हो गया, मान लीजिए आपको पहले से ही मालूम होता है कि अगर आप इस प्रोडक्ट में निवेश करते हैं तो आपको इतना ब्याज मिलेगा, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। तो फिक्स डिपॉजिट हो गया, पीपीएफ हो गया, ये सारे प्रोडक्ट्स ये कैटेगरी में आते हैं। डेट के एक अलग टाइप के प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो है फ्लोटिंग रेट, जिसमें आपको पहले से अनुमान नहीं होता है कि आपको कितना पैसा पहले मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा, लेकिन वो एक फ्लोटिंग रेट होता है। मान लीजिए मार्केट में जो भी इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो है और जो रिटर्न्स आपका फंड जनरेट करता है उस प्रकार से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। सो डेट में भी 2 तरीके के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर हम प्रेशियस मेटल्स की बात करते हैं, गोल्ड है, गोल्ड में आपके पास चॉइस होता है, या तो आप फिजिकल गोल्ड लेंगे या तो ईटीएफ या तो गोल्ड फंड में निवेश करेंगे। सो इस प्रकार आप शुरू करते हैं अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और फिर आप अपनी कैटेगरी में से एक अच्छा स्कीम चूज करते हैं। एब्सोल्युटली। तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बिल्कुल त्योहार की तरह ही आपको शुभ लाभ दे, उसमें ढेरों खुशियां और ढेरों रंग भरे रहें, इसी की तैयारी आज हम आपको कराने जा रहे हैं इस खास मनी गुरु स्पेशल में। अब तैयारी फेस्टिवल पोर्टफोलियो की कैसे होनी चाहिए, कौन कौन से फंड्स होने चाहिए, इक्विटी का पोर्शन, डेट का पोर्शन कितना होना चाहिए, बाकी मेटल्स में ईटीएफ के जरिए आपको कितना निवेश करना है, ये अब हम काफी डिटेल में हर्षवर्धन आपसे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जोखिम भी हो तो रिटर्न भी ज्यादा हो, थोड़ा बहुत कंजर्वेटिव रिटर्न भी हो लेकिन टैक्स से भी आपको छुटकारा मिले, तो कुछ ऐसा ही पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट आज हम कराने जा रहे हैं। तो आपने बोला कि इक्विटी पोर्टफोलियो में डेफिनेटली एक अच्छा
एक्सपोजर होना चाहिए, निवेश को बांटने की ज़रूरत है। तो अगर इक्विटी पोर्टफोलियो में हमें एक परसेंटेज जो है वो डिटरमिन करनी है और उसको अलॉट करना है, तो आखिरकार कुछ ऐसे फंड्स हैं या लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में अगर उसको डिवाइड करना है तो उसको लेकर आगे कैसे बढ़ें? हमने बात की कि हम इक्विटीज़ में एक एलोकेशन करते हैं। 1 लाख रुपए में से एक उदाहरण के तौर पे हमने लिया 60,000 रुपीज़, जो 60% है वो इक्विटीज़ में आएगा। अब इक्विटीज़ में जो आप निवेश करते हैं इसको आप फर्दर डिवाइड करेंगे कि ये जो 60,000 है इसका कितना परसेंटेज आप लार्ज कैप में लेते हैं, कितना मिड कैप में लेंगे, या कोई सेक्टर फंड एक्सपोजर लेना चाहते हैं। एक आइडियल पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से हम बनाते हैं। हम कहते हैं कि 60% जो आपका इक्विटी एलोकेशन है उसका 60% आप लार्ज कैप में निवेश करिए और 30% मिड एंड स्मॉल कैप में करिए। 10% जो है वो आप या तो कोई सेक्टर को अगर समझते हैं तो सेक्टर फंड्स में करिए, कोई थीमेटिक फंड्स में कर सकते हैं, आप कोई इंटरनेशनल फंड्स में कर सकते हैं जो इंडिया के बाहर निवेश करते हैं। और अगर आप ये सब चीज़ नहीं समझते, कंफर्टेबल नहीं है 10% के लिए, सेक्टर फंड्स नहीं समझते हैं, तो आप एक मल्टी कैप में कर दीजिए। इसका कारण ये है जब आप 60% ऑल राइट हर्षवर्धन, अब क्योंकि आप एक्चुअली काफ़ी डिटेल्स में हमसे बता रहे हैं कि किन किन फंड्स पे जाना चाह रहे हैं, इसलिए दर्शकों को ये जानना है, उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर वो लार्ज कैप फंड में एक्सपोजर चाहते हैं, उस पर निवेश करना चाहते हैं, तो ऐसे कौन से फंड्स हैं जिसमें वो पैसा डालें? एब्सोल्युटली, लार्ज कैप कैटेगरी में हम देखें तो आपको मैं 2 फंड्स के नाम सजेस्ट कर सकता हूं जो वेल परफॉर्मिंग है। ICICI फोकस्ड ब्लू चिप फंड एंड SBI ब्लू चिप फंड, ये लार्ज कैप कैटेगरी के वेल परफॉर्मिंग और अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड वाले फंड्स हैं। ऑल राइट, और एक फंड तो आपने डेफिनेटली, एक तो लार्ज कैप फंड है, ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है डेफिनेटली, और उसके अलावा SBI ब्लू चिप फंड भी है। कुछ और फंड्स जिसमें अगर पिछले कुछ 3 या 5 साल के रिटर्न की बात करें, वो बेहतरीन रिटर्न देता आया है, जैसे हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, कितना % तक रिटर्न दिया है, उसमें और कहां पर एक्सपोजर लेने की जरूरत है एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न? एक हो गया जो लार्ज कैप हमने बात कर ली है। बाकी कैटेगरी की जो हम बात कर रहे थे वो है मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी। मिड एंड स्मॉल कैप में अगर हम देखें तो HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड या तो UTI मिड कैप फंड, ये अच्छी कैटेगरी के फंड्स हैं। हमने सेक्टर फंड्स की भी बात की। डिपेंडिंग, अब सेक्टर फंड्स ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल जो पर्टिकुलर सेक्टर को समझते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, वही सेक्टर में करें। मान लीजिए किसी को बैंकिंग समझ में आता है, किसी को फार्मा समझ में आता है, किसी को IT है या FMCG है, तो उस सेक्टर में से वेल परफॉर्मिंग फंड ले सकते हैं। हम कोई स्पेसिफिक और जेनरिक नेम नहीं दे पा रहा हूं मैं, लेकिन अगर हम इंटरनेशनल फंड्स की बात करते हैं, एक पोर्शन अपने इन्वेस्टमेंट का आप इंटरनेशनल फंड में भी लगा सकते हैं। मान लीजिए 10% आप ऐसा देखते हैं कि मुझे इंडिया के बाहर लगाना है, क्योंकि दूसरी कंपनीज हैं जो इंडिया में लिस्टेड नहीं है, US मार्केट्स में लिस्टेड हैं, तो वैसे आपके पास 2 ऑप्शन उसमें भी हैं, ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड या फ्रैंकलिन इंडिया फीडर US अपॉर्चुनिटीज फंड। इस बेसिस पे अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आपका 60% लार्ज कैप, 30% मिड कैप और 10% जो है वो या तो सेक्टर फंड या इंटरनेशनल फंड्स में आप अपना निवेश कर सकते हैं। और लगातार हम एक्चुअली फिगर्स के जरिए भी दिखा रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम का रिटर्न इन फंड्स का कैसा रहा है। कोई पर्टिकुलर रीजन हर्षवर्धन आपने इन फंड्स को चूज किया है? डेफिनेटली ये जो निवेशक है उनके डिस्क्रिप्शन पर ही बेस्ड है कि वो कौन सा फंड अपने पोर्टफोलियो में डालते हैं, उसको चूज करते हैं, लेकिन डेफिनेटली एक राय जरूर एक्सपर्ट दे सकते हैं। क्या रीजन है आपने ये फंड चूज किए हैं? अगर हम फंड सिलेक्शन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली जो पहला और लेमैन अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है कि फंड का हिस्ट्री आज तक क्या रहा है, उनकी कितने सालों से फंड एग्जिस्टेंट है, कितने मार्केट साइकिल्स को उन्होंने देखा है, मार्केट में बेयर फेज में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, बुल फेज में कैसे परफॉर्म किया। फिर आपको एक फंड हाउस की पेडिग्री देखनी है। जो भी पैसा आप निवेश करते हैं, कोई हो सकता है कि एक पर्टिकुलर स्कीम जो आपने चूज़ की है वो अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्म करती आई है, लेकिन हो सकता है जब आप इन्वेस्ट करें उसके बाद वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे, तो ये चीज़ तो आप अनुमान पहले से लगा नहीं सकेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम फंड हाउस की पेडिग्री भी देखते हैं। जो टॉप के 5 और 10 फंड हाउसेज हैं उनमें से जब आप कोई स्कीम्स पिकअप करते हैं और उनका अगर हम ओवरऑल रिटर्न देखें, कोई भी एक पर्टिकुलर स्कीम नहीं, उनकी अगर मान लीजिए 50 स्कीम्स हैं तो 50 स्कीम्स की एवरेज रिटर्न्स क्या रही हैं, क्या उन्होंने बेंचमार्क को बीट किया है, क्या उनके जो पीयर ग्रुप कैटेगरी है उसमें उनका रिटर्न कैसा रहा है, तो फंड मैनेजर का एटीट्यूड कैसा होता है, उनका फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है।
तो हम अगर ये सारी चीज़ देखें तो जो स्कीम्स हमने सिलेक्ट की हैं, आप ये देखेंगे कि वो टॉप 5 और 10 फंड हाउसेज हैं, उनमें से ही स्कीम पिकअप की गई हैं। कोई बॉटम में से हमने कोई भी स्कीम्स को पिकअप नहीं किया है। सो ये जो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैक रिकॉर्ड, पेडिग्री की फंड हाउस की ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही है इन अपने मार्केट में। एंड इंपॉर्टेंटली सेक्टोरल फंड्स में आपने एक्सपोजर की बात कही, जैसे बैंकिंग हो गए, फार्मा हो गए, आईटी, एफएमसीजी, काफी हद तक वो न्यूज ड्रिवन भी होते हैं, और ये जानना एक्चुअली सबके लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार चुनाव करें तो कैसे चुनाव करें एक फेस्टिवल पोर्टफोलियो बनाने के लिए। हर्षवर्धन। स्वाति, आपने सही कहा कि सेक्टोरियल फंड्स जो हैं उन्हें ट्रैक करने की ज़रूरत होती है, उन्हें न्यूज़ बेस्ड होते हैं। सो न्यूज़ बेस्ड का मीनिंग ये होता है कि जब एक बुल फेस हम देखते हैं, मान लीजिए बैंकिंग में कोई रिफॉर्म्स आने वाले हैं जिसका अनुमान हमें लगाते हैं और हम ये सोचते हैं कि एक बैंकिंग सेक्टर को एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट पॉलिसी से फ़ायदा होगा, तो आप उस बैंकिंग सेक्टर में ही एक्सपोजर लेना चाहें। तो इस प्रकार फार्मा में, इंडस्ट्री में कोई चेंजेस आते हैं या FMCG में आते हैं, तो ये चीज़ सेक्टर फंड उन्हीं के लिए है जो ये चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं और जो उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं। कई सेक्टर्स हैं जो डिफेंसिव हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। FMCG उस कैटेगरी में आता है, फार्मा, ये दोनों लॉन्ग टर्म में जनरली डिफेंसिव सेक्टर्स माने गए हैं। लेकिन अगर कोई निवेशक कंफर्टेबल नहीं है तो सेक्टर फंड से अवॉइड करें और मल्टी कैप, जैसे मैंने सजेशन दिया, कोई भी एक मल्टी कैप फंड में अपना 10% निवेश कर सकते हैं। ऑलराइट, और कमिंग टू हाइब्रिड इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, दर्शकों के लिए ये बता दीजिए कि आखिरकार ये फंड्स कैसे होते हैं और इसमें एक्सपोजर करने से एक फेस्टिव पोर्टफोलियो कैसे बन सकता है। हाँ, ये एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक जो हमने बात की वो 100% इक्विटीज़ हैं, विच मीन्स अगर आप जो भी पैसा इन स्कीम्स में लगाएंगे लगभग 100% आपका इक्विटीज़ में ही जमा होगा। लेकिन ऐसे कई निवेशक होते हैं जो 100% इक्विटी में नहीं लगाना चाहते हैं, उन्हें एक ऐसा पोर्टफोलियो चाहिए जिसमें थोड़ा डेट इंक्लूडेड हो, लेकिन वो क्योंकि कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं तो उनके पास दो ऑप्शन है। एक है कि प्योर बैलेंस फंड्स, अगर वो बैलेंस फंड में निवेश करते हैं तो उन्हें ये मालूम है और यकीन रहेगा कि 65% मिनिमम उनका इक्विटी में रहने ही वाला है, बाकी 35 जो है वो डेट में रहेगा। सो ये कैटेगरी जो है वो बैलेंस्ड फंड है। इनमें मैं आपको दो नाम सजेस्ट कर सकता हूँ, वो है टाटा बैलेंस्ड फंड एंड कैनरा रुबैको बैलेंस्ड फंड। इन दोनों फंड्स का जो सिलेक्शन है, कोई भी एक फंड में या दो फंड में, डिपेंडिंग कितना पैसा आप निवेश करना चाहते हैं, इन दोनों फंड, ये आपको प्योर बैलेंस फंड है। अब एक कैटेगरी और है जिसमें निवेशक चाहता है कि वो इक्विटीज़ में एक्सपोजर ले, लेकिन मार्केट का टाइमिंग नहीं कर पाता। उन्हें ऐसे लगता है कि अगर आज मार्केट बहुत महंगा लग रहा है, एक्सपेंसिव लग रहा है, तो आप 65% भी प्योर इक्विटी में मत करिए, आप उसे रेशियो को रिड्यूस कर दीजिए। अगर मार्केट सस्ता दिखता हो तो हो सकता है आप 80 या 90% भी इक्विटी में करिए। तो इसे कहते हैं डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड। ये फंड ऐसे होते हैं कि वो टैक्सेशन पर्सपेक्टिव के लिए वो 65% इक्विटी में रहेंगे, लेकिन इक्विटी का जो कंपोनेंट है वो डायरेक्ट इक्विटी जिसमें शेयर्स होते हैं, वो हो सकता है वो 30% पे भी आ जाए, लेकिन क्योंकि इन्हें इक्विटी का पोर्टफोलियो बना के रखना है, बाकी का जो है वो आर्बिट्राज फंड में निवेश करेंगे जो इक्विटी नेचर का होता है लेकिन इक्विटी जितना वॉलेटाइल नहीं होता है। सो ये डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए है, जिसे लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो लेकिन मार्केट टाइमिंग से घबराते हैं, तो डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में वो इक्विटीज़ का एक्सपोजर ले सकते हैं और मार्केट के वैल्यूएशन के बेसिस पे उनका इक्विटी एक्सपोजर होगा। इनमें दो नाम जो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड्स हैं, पहला नाम है ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड। ये 15,000 करोड़ आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, बहुत ही बड़ा फंड है, वेल परफॉर्मिंग फंड है। और दूसरा है IDFC डायनेमिक इक्विटी फंड। सो इक्विटीज में हमने देखा 100% इक्विटी वाले ऑप्शंस आपके पास हैं, बैलेंस फंड है जिसमें मिनिमम 65% इक्विटी में रहेगा, और डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे इक्विटी एक्सपोजर लेगा।